students, I am Nandini, your physics tutor at Motion Education Private Limited. Today we are going to solve our JEE Main paper 28 June 2022 evening shift. So let's start with the first question. क्वेश्चन में हमें बोला गया है वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a in two systems of unit 1 and 2 are related as v2 is equals to n by m square into v1 and a2 is equals to a1 upon mn. ठीक है, respectively. Here m and r constants. The relation for distance and time in two systems are. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वेलोसिटीज के बीच में क्या रिलेशन है वो दे रखा है और एक्सेलरेशंस के बीच में क्या रिलेशन है वो दे रखा है. ठीक है, दो सिस्टम का. ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि बताओ इनके टाइम में क्या रिलेशन होगा और इनके डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा. तो सबसे पहले अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, टाइम के लिए. ठीक है, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी बाई टाइम, यही होता है. तो अगर मैं यहाँ से इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू से v1 और v2 की वैल्यू निकालूं या v1 v2 के बीच में जो रिलेशन हमें यहाँ दे रखा है और a1 a2 के बीच में जो रिलेशन दे रखा है, अगर वहां से मैं v1 बाई v2 और a1 बाई a2 निकाल लेती हूँ तो शायद मेरे पास t1 बाई t2 की वैल्यू या t1 और t2 में रिलेशन आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि v इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या हमारे पास, या यहाँ से t इज इक्वल्स टू लिखते हैं. t इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास v बाय a. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यूज को देखती हूँ क्या दे रखा है, v2 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है n बाय m स्क्वायर. ऐसे ही अगर मैं a1 बाई a2 की बात करूं तो क्या दे रखा है हमें, a2 बाई a1 की बात कर लेते हैं. a2 बाई a1 इज इक्वल्स टू हमको दे रखा है कितना, 1 बाई m n. ठीक है, 1 बाई m n दे रखा है. ठीक है जी, ये आ गया. क्या यहाँ से मैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू m इंटू n. तो ये दो वैल्यूज जो हमको दे रखी है क्वेश्चन में, इसी से हमको t1 और t2 के बीच में रिलेशन निकालना है और डिस्टेंसेस का रिलेशन निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो जरा आ जाओ. हमने देखा t1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है क्या, v अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि t इज इक्वल्स टू अभी हमने देखा t इज इक्वल्स टू रिलेशन आ रहा है v बाय एक्सेलरेशन, यही होता है फॉर्मूला. ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि t1 अपॉन t2 क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा v1 अपॉन v2 इंटू a2 अपॉन a1. इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर ये रही हमारे पास, ये रही v2 अपॉन v1 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से कितनी, n बाई m स्क्वायर. तो v1 अपॉन v2 की कितनी हो जाएगी, यहाँ से v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा. ठीक है, और a1 अपॉन a2 या फिर a2 बाई a1 की वैल्यू देखें तो कितनी आ रही है, 1 बाई mn आ रही है. तो हमारे t वाले फॉर्म वैल्यू में रखेंगे अगर हम ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगी t2 बाई t1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू n बाई m स्क्वायर इंटू mn. यहाँ से एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास, ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर, नीचे बचेगा हमारे पास m. तो t2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बाई m इंटू t1 हो जाएगा. ठीक है, तो पहला रिलेशन तो टाइम के बीच में हमारे पास आ गया ये. अब बात करते हैं डिस्टेंस की. ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. हमको पूछा गया है डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है. तो अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस, यानी कि अगर मैं इसको L से डिनोट कर रही हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमको डिस्टेंस L से डिनोट किया गया है. तो यहाँ पे मैं L से डिनोट कर रही हूँ, तो यहाँ हो जाएगा L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि यहाँ हो जाएगा v1 अपॉन v2 इंटू t1 अपॉन t2. t1 अपॉन t2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी, t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू m बाई n स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ से v1 अपॉन v2 की वैल्यू ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है वहां से निकाल रखी है. तो बस कुछ नहीं करना, हमको यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है. देखो मैंने लिखा हुआ था L1 अपॉन L2, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है L2 अपॉन L1 लिखा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्या हो गई, पलट गई हैं.
तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, V2 इंटू T2 अपॉन V1 इंटू T1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। V2 बाई V1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, n बाई एम स्क्वायर, T2 बाई T1 की वैल्यू आ रही थी कितनी, n स्क्वायर बाई m आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n, n क्यूब हो जाएगा, m इंटू एम स्क्वायर कितना हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, यानी कि दोनों के डिस्टेंस में जो रिलेशन है वो आ गया हमारे पास, L2 इज इक्वल टू n क्यूब बाई m क्यूब इंटू L1। और इसको देखें और पहले जो T1 और T2 का जो रिलेशन निकला था उसको अगर हम देखें तो उससे हमारा जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ बॉल इज स्पन विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 2t वेयर t इज इन सेकंड एंड अल्फा इज इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एट t इज इक्वल टू 0 द बॉल हैज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर पोजीशन ऑफ 4 रेडियन, ठीक है जी। द मोस्ट अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉल इज। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, कि हमसे पूछा गया है कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन होगी यहाँ पे एंगुलर पोजीशन की इस बॉल के लिए वो हमें यहाँ पर बतानी है, यानी कि थीटा की इक्वेशन हमें यहाँ पर बतानी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6t स्क्वायर माइनस 2t हमें यहाँ पर दे रखा है, और बोला गया कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है हमें, 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखी है। साथ ही साथ इनिशियल जो उसकी एंगुलर पोजीशन है वो हमें कितनी दे रखी है, 4 रेडियन हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है जी। ये तीन चीज हमें यहाँ पर दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि टी टाइम पर इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर एक्सप्रेशन क्या होगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो एक चीज तो हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर मुझे थीटा निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास थीटा की इक्वेशन क्या होती है बेटा, थीटा इज इक्वल टू होती है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ से मुझे ओमेगा नॉट की वैल्यू दे रखी है, टी भी हमको दे रखा है, लेकिन इस टर्म में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं ओमेगा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ओमेगा क्या होता है, या अल्फा की अगर मैं बात करूं, ओमेगा को छोड़ते हैं, अल्फा की अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा dt फ्रॉम 0 to t इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा फ्रॉम 10 to ओमेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, ओमेगा की इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारी एट टाइम t पर। वहां से हम निकालेंगे t टाइम पे थीटा कितना था, यानी कि एंगुलर पोजीशन कितनी थी, वो कैसे निकालेंगे ये भी हम जानते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है कितना, d थीटा बाई dt होता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, जिससे हमारे पास थीटा की एक्सप्रेशन आ जाएगी t टर्म्स में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ। d ओमेगा बाई dt की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है कितनी, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है 6t स्क्वायर माइनस 2t, ठीक है। क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन किया है बेटा, और हम जानते हैं x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अगर हमें यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम लिमिट, मान लेते हैं x1 से x2 तक अगर लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 और लिमिट लग जाएगी x1 से लेके x2 तक, ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 6t स्क्वायर माइनस 2t है, तो 6t का अगर जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी बेटा तो 6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो बस हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर लिमिट रख देंगे, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा से सॉरी 10 to ओमेगा हो जाएगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ओमेगा माइनस
10, तो यहाँ पे ओमेगा माइनस 10 था, 10 इधर चला गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो 6t क्यूब बाई 3 माइनस 2t स्क्वायर बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया हमारे पास 2t क्यूब माइनस t स्क्वायर। क्या यही है? बिल्कुल। अब ओमेगा की तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, लेकिन ओमेगा यानी कि एंगुलर पोजीशन की, एंगुलर वेलोसिटी की हमसे इक्वेशन नहीं पूछी थी, हमसे पूछी गई है थीटा की यानी कि एंगुलर पोजीशन की। तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का एक्सप्रेशन का क्या कर देंगे, फिर से इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो मैंने किया ओमेगा की जगह लिखा डी थीटा बाई डी टी, ये एक्सप्रेशन हमको दे रखी है। लिमिट अब कहां से कहां लगेगी बेटा, इनिशियली एंगुलर पोजीशन 4 रेडियन दे रखी थी, तो 4 से लेके थीटा तक। अब इसको फिर से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 10t प्लस 2t रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस t क्यूब बाय 3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो जरा ध्यान से, ये 4 इधर चला गया प्लस में, प्लस 10t प्लस t रेज़ टू द पावर 4 बाई 2 माइनस t क्यूब बाय 3। क्या ये एक्सप्रेशन आ रही है? बिल्कुल आ रही है, देखो जरा इधर मैच करिए या नहीं करिए। थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 10t प्लस t रेज़ टू द पावर 4 बाई 2 माइनस t क्यूब बाई 3। तो यहाँ अगर इसको देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, हमारा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। A block of mass 2 kg moving on a horizontal surface with a speed of 4 meter per second enters a rough surface ranging from x is equals to 0.5 meter to 1.5 meter. The retarding force in this range of rough surface is related to distance by F is equals to minus kx, where k is equals to 12 Newton per meter. The speed of the block as it crosses the rough surface will be. क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बोला कि ये कंडीशन हमको दे रखी है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, जो कि 0.5 से 1.5 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको क्या करता है, क्रॉस करता है। और ये जो सरफेस है, ये कैसी सरफेस है बेटा, हमको बोला है कि रफ सरफेस है। पहले तो एक सरफेस पे मूव, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करता है, ठीक है, और कितनी स्पीड से, मान लिया क्या हमको यहाँ पे दे रखा है, इसका मास कितना 2 kg दे रखा है, ये कितनी स्पीड से इस एरिया या इस रेंज में एंटर करता है, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इस रेंज में एंटर करता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि जब ये यहां से इसको क्रॉस करेगा तब इसकी क्या स्पीड होगी। और जो यहाँ पे हमको फोर्स दे रखा है, रिटार्डिंग फोर्स जो हमको दे रखा है, वो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, F इज इक्वल टू हमें दे रखा है माइनस के एक्स, और K की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब भला हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। F इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है बेटा, ma होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ गया माइनस के एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकती हूँ या डी वी बाई डी टी लिख सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन ए की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। के की वैल्यू दे रखी है 12, ये हो गया हमारे पास x, m की वैल्यू दे रखी है 2, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आ गई -6x आ गई। ठीक है जी, आ गई वैल्यू। अब a को मैं लिख सकती हूँ क्या, a को मैं लिख सकती हूँ यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू हमको चूज करना है कि क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं बेटा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास a की इक्वेशन आ रही है किस टर्म में, x की टर्म में, यानी कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, या -x, तो रिलेशन आ रहा है a इज इक्वल टू -6x, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू v dv बाय dx मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर t की टर्म में होता तो मैं यहाँ पे dv बाई dt लिखती। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, -6x, बस कुछ नहीं, यहाँ पे खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट के बाद। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो यह हो जाएगा v, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी जब वो उस रेंज को यानी कि 1.5 से क्रॉस करता है। ठीक है, तो v dv हो जाएगा
और कहां से लेके कहां तक, इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी कितनी 4, मान लिया फाइनल वेलोसिटी कितनी है जब इसको क्रॉस कर रहा है तब कितनी वेलोसिटी है, मान लेते हैं कि v वेलोसिटी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे -6 बाहर और x इंटू dx, कहां से लेके कहां तक बेटा 0.5 से 1.5 इसकी लिमिट लग जाएगी। अब ये सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाओ अपने सॉल्यूशन पे देखते हैं जरा। वही हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस होता है, सॉल्व किया, वैल्यूज रखी, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लग जाएगी फ्रॉम 4 टू v, इधर हो जाएगा कितना -6 बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, अंदर हो जाएगा कितना x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स हम लगा देंगे यहाँ पे कहां से लेके कहां तक 0.5 से 1.5 तक। सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पे हमारे पास v की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ध्यान से देखो अगर तो इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फोर्स हमारे पास यहाँ पे रिटार्डिंग है तो फाइनली वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि 4 से आ गई कहां पर 2 पर, तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। A √34 meter long ladder weighing 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meters away from the wall as shown in the figure. If FF and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW and FF will be. Use G is equals to 10 meter per second square. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, डायग्राम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोला गया है कि एक लेडर है जिसका वेट हमें यहाँ पे दे रखा है कितना 10 kg, यहाँ पे हमें इसका वेट दे रखा है, ठीक है, बोला गया है कि ये इस तरीके से लीन कर रही है यहाँ पे कि ये रेस्ट पे है, यानी कि इस तरीके से रखी गई है कि ये इस पोजीशन में रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है। वॉल जो है हमारी वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, और कितनी इस वॉल के कितनी मीटर दूरी पर है, ये 3 मीटर दूरी पे, इसके फुट से 3 मीटर दूरी के उस पे इसका दूसरा एंड है, ठीक है। तो देख के हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डायग्राम में क्या कंडीशन हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। हमसे क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स पूछा है, ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है उसका रेशियो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे ये दे रखी है कि ये जो लेडर है ये रेस्ट में है, कैसे दे रखी है, रेस्ट में है, यानी कि अच्छा ये रेस्ट में है यानी कि ये यहाँ से मूव नहीं कर रही है, ऊपर से तो यहाँ पे वॉल जो है वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, बट यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा जो कि इसको इधर मूव करने से क्या करेगा बेटा, रोकेगा। तो पहली चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हुई कि इधर फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास यहाँ लग रहा है, जबकि यहाँ पे ये जो वॉल है हमारी ये कैसी है, ये हमें यहाँ पे फ्रिक्शनलेस दे रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन फोर्सेस की। तो मान लिया कि यहाँ पर अगर N1 लग रहा है जो कि वॉल के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है, और यहाँ इस सरफेस से परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। इनका रेशियो हमसे पूछा गया। अगर हम यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि जो रिएक्शन फोर्स है ऑन वॉल वो किसके बराबर होगा, वो N1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, N1 के बराबर होगा। इसको N1 कर देते हैं और इसको N2 कर देते हैं, ठीक है। तो वॉल पे जो रिएक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके, N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं फ्लोर की, किसकी, फ्लोर की अगर मैं बात कर रही हूं तो वहां पे रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा बेटा, रिएक्शन फोर्स होता है रिजल्टेंट ऑफ कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ये दो ही ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं का हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया है। तो अगर मैं फ्लोर पे रिएक्शन फोर्सेस जो लग रहे हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास N1 प्लस फ्रिक्शन फोर्स, यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। अब ये भला कैसे निकालेंगे, देखो ये फोर्सेस है तो ये वेक्टर फॉर्म में है तो हमको यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट
करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज तो यहाँ पे हमको समझ में आई है, पर अब इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए कि क्या चीज यहाँ पे दे रखी है कि ये जो लेडर है ये रेस्ट में है। रेस्ट में है इसका मतलब इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा? बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ये जो लेडर है ये इस तरीके से यूं रोटेट भी नहीं हो रही है, या कह सकते हैं इस तरीके से भी मूव नहीं कर रही है, यानी कि टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क जो होगा वो भी, या हम कह सकते हैं जितना भी टॉर्क लग रहा है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंस करेंगे। जिस भी फोर्स की वजह से यहाँ पे टॉर्क लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं कि क्योंकि बैलेंस कंडीशन में है तो एफ नेट इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। ये चीज थी यहाँ पे कॉन्सेप्ट की जो हमको समझनी चाहिए कि क्वेश्चन में जो दे रखा है डेटा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या क्या कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक हम पहुंच गए हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर, आ जाओ। यहाँ पे हमको दे रखा है ये डायग्राम, हमने फोर्सेस मार्क कर लिए हैं। इस लेडर के सेंटर पे हमारा फोर्स लग रहा है कितना? mg लग रहा है, ठीक है जी, mg लग रहा है, ठीक। अब क्या करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि नेट फोर्स क्या है? इक्वल टू 0 है, नेट टॉर्क भी इक्वल टू 0, यानी कि n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, जो कि हमने लिखा हुआ है। n2 इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स एंड n1 इज इक्वल टू mg। ये कहां से आया? कि हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है और वर्टिकल में कितना फोर्स है, उससे आया, ठीक है। तो एफ नेट इन हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0, एफ नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। क्या यही किया है? बिल्कुल यही किया है, ठीक है। अब बात करते हैं टॉर्क की। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है बेटा क्या? टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस आर। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं किस किस की वजह से टॉर्क आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क की बात करूं तो N1 और F की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बचे कौन कौन से फोर्स? mg एंड N2 फोर्स हमारे पास बचा, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर ये लेंथ हमारी क्या है? L है। अगर ये लेंथ हमारी L है, L इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे? L इज इक्वल टू दे रखा है √34 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि ये अगर ये हमने L माना है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो ये वाला जो इस L लेंथ का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, ये वाला, वो क्या हो जाएगा? L cos थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। और ये हो जाएगा हमारा L sin थीटा, हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब हमने N2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वो देखो। तो N2 ये रहा, और ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। किसकी? N2 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो कितनी आ रही है? वो आ रही है L sin थीटा। तो हमने लिखा N2 इंटू L sin थीटा। अब बात करते हैं mg की। तो mg यहाँ इस लेडर पे सेंटर में है बेटा, सेंटर में है, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई? L/2 हो गई। अब जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये वाली होगी, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। वो कितनी हो जाएगी? L/2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा mg इंटू L/2 cos थीटा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास N2 की वैल्यू आई mg/2 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 थीटा की वैल्यू वैसे तो हमको यहाँ पे दे नहीं रखी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हमको दे रखा है ये एक तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिसका हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है √34 और उसके बेस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 3 दे रखी है बेटा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे कैसे? √34 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये हो जाएगा √25, यानी कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना? 5 मीटर, यानी कि ये वैल्यू आ रही है हमारे पास परपेंडिकुलर की कितनी? 5 मीटर, ठीक है जी। अब टेन थीटा की मैं बात करूं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो बस अब यहाँ पे हमको फॉर्मूले में वैल्यूज रख देनी है। देखो N2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ पे ऊपर FW की अगर बात करूं तो N2 कितना आ रहा है हमारे पास? mg/2 यानी कि 100, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100, 100/2 इंटू 3/5
5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। tan थीटा की वैल्यू आ रही है 5/3, तो 5/3 करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पे ये हुआ, सिंपल कैलकुलेशन है, इतना मुझे एक्सप्लेन करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सिंपल कैलकुलेशन करिए और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें फ्लोर पे रिएक्शन फोर्स की, तो मैंने कहा था इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, 100 का स्क्वायर यानी कि n1 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ रहा है 100 है, n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर, n2 कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है n2, ये रहा n2, ठीक है। तो n2 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व करेंगे इसको बेटा, तो फाइनली हमारे पास इसका जो रेशियो है वो आ जाएगा कितना, 3/√109, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ 40 मीटर हाई डैम एट द रेट ऑफ 9 × 10⁴ kg per hour. 50% of gravitational potential energy can be converted into electrical energy. Using this hydroelectric energy, number of 100 watt lamps that can be lit is. क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है बेटा कि 40 मीटर की हाइट का एक डैम है, वहां से हम क्या कर रहे हैं कि वाटरफॉल करा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर वहां से वाटरफॉल हो रहा है तो इतना रेट पे 9 × 10⁴ kg पर आवर हम वाटर वहां से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि हमारे पास कुछ एनर्जी मिल रही है। कौन सी एनर्जी मिल रही है, इससे हमें मिल रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 50% हम यूज कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस 50% इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं किसमें, n नंबर ऑफ 100 वॉट के लैंप्स को जलाने में, ग्लो करने में, ठीक है। तो अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कितने नंबर ऑफ लैंप्स, 100 वॉट के कितने नंबर ऑफ लैंप्स हम यहाँ से इतनी एनर्जी से लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं बेटा, बोला गया है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का 50% यानी कि 0.5 इतनी एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जो कि काम में आ रही है किसके, n नंबर ऑफ 100 वॉट के लैंप को लिट करने में। तो ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। m की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, पर r दे रखा है बेटा, उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आते हैं अपने सोल्यूशन पे, तो वैल्यूज मैंने यहाँ रखी 9 × 10⁴ kg पर आर हो रहा था, तो पर आर यानी कि 3600 से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इंटू g इंटू 40, इसका 50% यानी कि 0.5 इज इक्वल टू n इंटू 100 हो जाएगा। n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास कितनी, 50 आ गई, यानी कि इतनी एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, 100 वॉट के लैंप्स को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। Two objects of equal masses placed at a certain distance from each other attracts each other with a force of F. If 1/3 mass of one object is transferred to other object, then the new force will be. क्वेश्चन में यहाँ पे हमको क्या बोला गया है बेटा कि दो मासेस है, ठीक है, मान लेते हैं क्या m ही है, दोनों के मास हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। कैसे दे रखा है, इक्वल मासेस है, जो कि किसी डिस्टेंस d पे दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि d डिस्टेंस यहाँ पे दोनों के बीच की दे रखी है, ठीक है। और ये दोनों जब इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और दोनों का मास जब सेम है, तब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स से, F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि मैं बोलूं कि F इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, G m स्क्वायर बाय d स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि एक में से 1/3 मास निकाल के दूसरे में जब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो बताओ अब कितना फोर्स यहाँ पर लगने लगेगा दोनों के बीच में। तो यहाँ पे बोला गया कि मैंने माना कि अब m1 डैश कितना हो गया, m1 डैश इज इक्वल टू हो गया m माइनस m/3, और m2 डैश अब कितना हो जाएगा, m प्लस m/3। नए मासेस जो होंगे अब वो क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे। पहले m1 m2 दोनों बराबर थे, मान लेते हैं कि ये m1 है और ये m2 है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि m1 इज इक्वल टू m2 है, ठीक है। बट अब एक में से
m/3 मास निकाल लिया और निकाल के दूसरे में डाल दिया, तो अब यहाँ पे मासेस क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे। तो फिर से वापस ये दो मासेस आ गए हमारे पास, ठीक है, सेम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अब नया फोर्स हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर से वही दोनों वैल्यूज को कहाँ रखेंगे, हमारे फॉर्मूले में रखेंगे और सॉल्व करेंगे। आ जाओ जरा, F इज इक्वल टू gm²/r², r यहाँ पे ले रखा है हमने, d से इसको डिनोट किया है, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे r मान लेते हैं, इसकी d की जगह r मान लो, ठीक है, d इज इक्वल टू r लिख लेते हैं। अब f डैश क्या हो जाएगा, दोनों मासेस यहाँ पे रखेंगे तो एक मास आया कितना 4m/3 आ गया, दूसरा मास आ गया कितना 2m/3, ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी सेम है, ठीक, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा f डैश इज इक्वल टू 8/9 इंटू f, यानी कि पहले जो फोर्स लग रहा था उसका अब कितना लग रहा है, 8/9 टाइम्स लग रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेटा, a water drop of radius 1 micrometer falls in a situation where the effect of buoyant force is negligible, यानी कि ऐसे एरिया में वो गिर रहा है, ऐसे इफेक्ट में वो ऐसी सिचुएशन में वो गिर रहा है जहां पे बायंट फोर्स जो है वो कैसा है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 into 10⁻⁻5 न्यूटन into second per meter square and its density is negligible as compared to that of water 10⁻6 gram per meter cube. Terminal velocity of the water drop is, take acceleration due to gravity is equals to 10 meter per second square. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा है यहाँ पे कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जब वाटर ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है तो उस पे फोर्स लग रहा है बेटा कितना, mg फोर्स लग रहा है, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा हमारे पास, यहाँ पे ड्रैग फोर्स एक लग रहा होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, F इज इक्वल टू 6π∗VR, और ये V क्या है यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, जिस वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास कि mg इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ड्रैग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आ जाओ जरा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ मास की, पर यहाँ पे मास तो हमें उस ड्रॉप का दे नहीं रखा, तो क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं मास इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ड्रॉप है, ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इट्स डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगी यहाँ पे इस ड्रॉप की, 4/3πr³ हो जाएगी, ठीक है। तो मास हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखते हैं सोल्यूशन हमारा। दोनों फोर्सेस को हमने यहाँ पे इक्वल किया, mg की जगह वैल्यू रख दी हमने कितनी, 4/3πr³ रो इंटू g, ठीक है। यहां से vt की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो vt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3πr³ रो g अपॉन 6π∗r, ठीक है। r की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, नीटा की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, डेंसिटी रो की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है, g कितना लेके चलना है वो भी हमें यहाँ पर दे रखा है। बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को रख देना है, सॉल्व करना है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कितना, 123.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है कि जब ये कंडीशन हो रही है तो ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ABCA एज शोन इन द फिगर. It absorbs 40 joule of heat during the part AB, no heat during BC and rejects 60 joule of heat during CA. ठीक है, a work of 50 joule is done on the gas during the part BC. The internal energy of the gas at A is 1560 joule. The work done by the gas during the part CA is. क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हम जानते हैं कि यहाँ पे तो कोई वर्क डन हुआ नहीं होगा बेटा, ठीक है। ए से लेके बी तक कितना एनर्जी जो है वो कितना हुआ है, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। हीट कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, ठीक है। और बी सी में हमको यहाँ पे कोई हीट
नहीं दे रखी है, जबकि Ca की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 60 जूल हीट क्या करी गई है, रिलीज करी गई है। ऐसे ही अगर हम बात करें कहाँ की कि Bc में कितना वर्क डन किया गया है, तो वो हमको दे रखा है यहाँ पे कितना 50 जूल दे रखा है, ठीक है। द इंटरनल एनर्जी हमको यहाँ पर दे रखी है कितनी 1560 जूल दे रखी है। द वर्क डन हमको निकालना है कि Ca इस वाले प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है, ठीक है, ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखते हैं सोल्यूशन को। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि ये हमारा कैसा प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। So from the first law of thermodynamics, Q is equals to delta U plus total work done, ये होता है हमारे पास। अब क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस है तो टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो टोटल हीट जो होगी इस प्रोसेस में वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हीट देखते हैं कितनी है, -60 जूल है Ca में, ठीक है, और 40 जूल यहाँ पर हमको इसकी दे रखी है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास कोई हीट नहीं है, तो नेट हीट की टोटल हीट कितनी हो गई बेटा हमारे पास 40 माइनस 60 हो गई, ठीक है। तो टोटल हीट की अगर मैं बात करूं तो कितनी होगी 40 माइनस 60 कितनी हो जाएगी, -20 जूल हो जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी, चेंज इन वर्क डन के बराबर हो जाएगी, ठीक है जी। चेंज इन वर्क डन के बराबर हो गई। अब चेंज इन वर्क डन यानी कि चेंज इन टोटल वर्क डन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो आ रहा है हमारे पास कितना, -20 जूल। तो टोटल यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कितना है, वो है हमारे पास वर्क डन इन Ca और वर्क डन प्लस वर्क डन इन Bc। यहाँ पे कोई वर्क डन हमारे पास हो नहीं रहा है, वर्क डन 0 है यहाँ पर, तो हमारे पास टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन Bc प्लस वर्क डन Ca इज इक्वल्स टू -20 जूल, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हमारे पास वर्क डन इन Ca प्रोसेस इज इक्वल्स टू -20 जूल माइनस ऑफ वर्क डन इन Bc प्रोसेस, ठीक है। अब Bc प्रोसेस में हमारे पास कितना वर्क डन किया हुआ है, -50 जूल, ठीक है। तो जब इसमें यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, तो वर्क डन इन Ca प्रोसेस हमारे पास कितना आ गया, पॉजिटिव, दैट इज 30 जूल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। What will be the effect on the root mean square velocity of oxygen molecules if the temperature is double and oxygen molecule dissociates into atomic oxygen? यानी कि क्या बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है यानी कि VRMS पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने इसके टेम्परेचर को बदल के डबल कर दिया और इसके मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया हमने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर दिया इन एटॉमिक ऑक्सीजन, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हमने डिसोसिएट कर दिया। तो अभी कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास VRMS का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, √3RT/m होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रिलेशन देखें VRMS में तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T/m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया है, कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। VRMS का फॉर्मूला हमारे पास ये है, टेम्परेचर को डबल कर दिया है, मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कितना, VRMS डैश अगर मैं लिखूं तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 3R इंटू 2T/m/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, √4 इंटू 3RT/m, ठीक है। √3RT/m हमारे पास क्या है, VRMS है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 इंटू VRMS हो जाएगा, यानी कि कितनी हो गई, डबल हो गई है। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2 point charges A and B of magnitude +8 into 10⁻⁻6 coulomb and -8 into 10⁻⁻6 coulomb respectively are placed at a distance d apart. The electric field at the middle point O between the charges is 6.4 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. The distance d between the point charges A and B
इज। क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दे रखी है बेटा, बोला गया है कि एक प्लस चार्ज दे रखा है और एक माइनस चार्ज दे रखा है। दोनों के मैग्नीट्यूड ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम दे रखे, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 हमें यहाँ पर दे रखा है। ये मान लेते हैं Q1 है और ये मान लेते हैं Q2 है। दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है कितनी, D दे रखी है। और मिड पॉइंट पे यानी कि इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है इस पॉइंट पे कितना, 6.4, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 6.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम हमें यहाँ पे दे रखा है। हमसे पूछा गया कि बताओ दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी है, यानी कि D की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखें तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो इधर होगा और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर होगा, यानी कि नेगेटिव साइन की तरफ होगा, ठीक है। प्लस की वजह से इस डायरेक्शन में होगा और नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर एक चार्ज की वजह से मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज कितना हो जाता है, KQ/R²। इन दोनों के बीच में इस पॉइंट और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, D/2। ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D/2। तो ये हो जाएगा D/2 का स्क्वायर। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है कितना, सेंटर पे ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा कितना, E0 इज इक्वल टू 2 इंटू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सब कुछ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो सीधे हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू KQ/D/2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको दिख रहा है, इजी कैलकुलेशन है। यहाँ पे E0 की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पे कितनी, 6.4 इंटू 10⁴ हमें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। वैल्यूज हमने पुट करी है, D इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 3 मीटर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन बी अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। Resistance of the wire is measured as 2 ohm and 3 ohm at 10 degrees Celsius and 30 degrees Celsius respectively. Temperature coefficient of resistance of the material of the wire is, यानी कि बेटा हमसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मेजर करेगी, ये 2 ओम एंड 3 ओम अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होता है, ठीक है। तो अगर मैं R1 के लिए लिखूंगी तो R1 कितना आ रहा है हमारे पास, 2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T कितना आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही मैं R2 के लिए लिखूंगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास और हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ अल्फा, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, सॉल्व करते हैं, आ जाओ। जैसे हमने दोनों इक्वेशन लिखा, दोनों इक्वेशन को हमने एक से डिवाइड किया, यानी कि इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। R0 से R0 कैंसिल हो गया बेटा, सॉल्व कर लेंगे इसको आगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 30 अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 प्लस 60 अल्फा। सॉल्व कर लो इसको यहाँ से, तो इधर बचेगा कितना, 1 बचेगा और उधर बच जाएगा हमारे पास कितना, 30 अल्फा बच जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 1/30 यानी कि 0.033। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा कितना, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। The space inside a straight current carrying solenoid is filled with a magnetic material having magnetic susceptibility equal to 1.2 into 10⁻⁻5. What is fractional increase in the magnetic field inside solenoid with respect to air as medium inside the solenoid? क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, हमसे पूछा गया है कि कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज यहाँ पर हुआ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, अगर हमने उसको एयर के बजाय किसी मीडियम में रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर हमने किसी मीडियम में रख दिया है सोलेनॉइड को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, μ0 इंटू μr इंटू ni,
ठीक है, ये होगा। और जनरली अगर एयर में रखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज यहाँ पर हुआ है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यानी कि हमसे पूछा गया है बेटा डेल्टा बी बाई बी, हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब डेल्टा बी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास म्यू एम माइनस म्यू ए, यही होगा, सॉरी बी एम माइनस बी ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमें दे रखा है कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है। तो क्या यहाँ से हम म्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, यही होता है। ठीक है, तो बस हमारे पास है वैल्यू सारी और हम यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी दे रखी है हमको, ये म्यू आर की वैल्यू निकाल ली हमने 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5। फ्रैक्शनल चेंज अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे हमने डेल्टा बी की वैल्यू रखी है म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई माइनस म्यू नॉट एन आई। सॉल्व कर लेंगे इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो म्यू नॉट एन आई कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा कितना, म्यू आर माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट एन आई, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो बचा क्या हमारे पास, म्यू आर माइनस 1। म्यू आर की वैल्यू है हमारे पास ये रही 1 प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻5 माइनस 1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 1.2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि इतना फ्रैक्शनल इंक्रीज हो जाएगा किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स आर केप्ट 0.20 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, ईच कैरिंग करंट ऑफ x एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। If the force of attraction per meter of each wire is 2 into 10⁻⁻6 Newton, then the value of x is approximately। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है बेटा, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे रखे हैं हमको। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें दे रखी है 0.2 मीटर हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है और जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है, सेम है, यानी कि दोनों के अंदर x एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर फोर्स पर मीटर कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन अगर दे रखा है, तो बताओ कि करंट कितना फ्लो हो रहा होगा वायर में। ठीक है, यही हमसे पूछा है, वैल्यू ऑफ x हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम जानते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है बेटा वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d। d इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द वायर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो क्या यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम कहते हैं कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, म्यू नॉट x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 पाई d हो जाएगा। क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो आते हैं अपने सोल्यूशन की ओर, देखते हैं जरा क्या दे रखा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई d हो जाएगा। वैल्यूज रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, म्यू नॉट की वैल्यू रखी हमने 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, f की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 2 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा कितना, 10 इंटू 0.2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 यानी कि 1.44 समथिंग। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है कितनी, 1.4 एम्पियर। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1.4 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था क्वेश्चन में। फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हमको याद है तो आसानी से x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल सकती है। A coil is placed in a time-varying magnetic field. If the number of turns in the coil were to be halved and the radius of wire doubled, the electric power dissipated due to the current induced in the coil would be. Assume the coil to be short-circuited. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताओ कितना इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेट होगा अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को कितना कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, और रेडियस को हमने कितना कर दिया, डबल
कर दिया है। जब बेटा हम नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर देंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि L/2 हो जाएगी। अब हम एक चीज जानते हैं क्या, कि हमसे पूछा गया है पावर, और पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है E²/R। E होता है हमारे पास यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और R होता है हमारे पास यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस। ठीक है, हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, यानी कि फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है NBA। यहाँ पे B क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है। क्यों, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल को रखा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा NA/dB/dt हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं R इज इक्वल टू होता है ρL/A। A इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे πr²। सही है। एक बार जब हम बात करेंगे इनिशियली वाले केस में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास NA/dB/dt/R, और इसका हो जाएगा हमारे पास क्या, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे केस के लिखेंगे, जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स आधे कर दिए गए हैं, रेडियस को डबल कर दिया गया है और लेंथ को आधा कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है क्या कर दिए, आधे कर दिए। ठीक है, तो यहां से अब हमारे पास कुछ और वैल्यूज आएंगी, तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। फॉर्मूला हमारे पास ये है, इनिशियली इतना था, अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को आधा कर दिया तो वैल्यू रखी है N/2। ठीक है, A की जगह A रख दिया हमने, dB/dt का स्क्वायर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो गया। अब जब हम R की वैल्यू रखेंगे बेटा तो यहाँ हो जाएगा ρL/A, तो L हो जाएगा आधा। ठीक है, और एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि R का स्क्वायर करेंगे तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4R² हो जाएगा। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉइल का कितना, 4A हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पावर डिसिपेटेड की कितनी, P' इज इक्वल टू 2P, यानी कि कितना हो गया, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन डी मैच करेगा यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। An EM wave propagating in x direction has a wavelength of 8 mm. The electric field vibrating y direction has maximum magnitude of 60 volt per meter. Choose the correct equation for electric and magnetic fields if the EM wave is propagating in vacuum. क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। क्या दे रखा है कि EM वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है किस डायरेक्शन में, हमारे पास यहाँ पर ये प्रोपोगेट कर रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है क्या, ईएम वेव। और बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। अब हम एक चीज जानते हैं कि ईएम वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, ई कैप क्रॉस बी कैप की जो डायरेक्शन आएगी उस डायरेक्शन में हमारी ईएम वेव प्रोपोगेट करेगी। यानी कि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स, या हम कह सकते हैं आई बोल सकते हैं, आई कैप बोल सकते हैं। आई कैप डायरेक्शन में हमारी जो ईएम वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है, और ई जो है वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। इसका मतलब बी किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा होगा, वो हमारी जे डायरेक्शन, सॉरी Z डायरेक्शन में, यानी कि K डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो एक चीज तो यहां से पता चली क्या, कि E वाइब्रेट कर रहा है हमारे पास J डायरेक्शन में, और B वाइब्रेट कर रही है किस डायरेक्शन में, ये वाइब्रेट कर रही है K डायरेक्शन में। ठीक है, ये चीज यहां से क्लियर हुई। अब यहां पे हमसे इन दोनों की क्या पूछी गई है, इक्वेशन पूछी गई है कि चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं बात करूं जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो क्या होती है बेटा, E इज इक्वल्स टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली B की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अब ये तो जनरल इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन में अगर मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाए, कि k की वैल्यू आ जाए और ओमेगा की वैल्यू आ जाए, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज को रख के यहाँ से इक्वेशन दोनों के फाइंड आउट कर सकती हूँ। पर कैसे करूंगी, ध्यान से देखो कि B0 की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं दे रखी, यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं दे रखी, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी कितनी, 60 वोल्ट पर
मीटर दे रखी है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये दे रखा है तो यहाँ से मैं बी नॉट यानी कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ। कैसे? हम जानते हैं C इज इक्वल टू होता है क्या, E मैक्सिमम अपॉन B मैक्सिमम। C इज द स्पीड ऑफ लाइट होता है बेटा। तो यहाँ से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, या कह सकते हैं मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। दूसरी बात आती है क्या कि अब हमें K की वैल्यू चाहिए और ओमेगा की वैल्यू चाहिए। K इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या, 2 पाई बाई लेमडा, यही होता है। और लेमडा इज इक्वल टू, या मैं कहूँ F इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये होता है C बाय लेमडा। F इज इक्वल टू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ ओमेगा बाय 2 पाई। क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा बाय 2 पाई। तो ओमेगा क्या आ गया बेटा, यहां से ध्यान से देखो, C इंटू 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा क्या आ रहा है हमारे पास, K आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां लिख रही हूं, ओमेगा इज इक्वल टू C K आ गया। सही है, बिल्कुल चेक कर सकते हैं आप। अब सारी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पुट करके सॉल्व करके K की वैल्यू निकाल लेंगे और वहां से हम जनरल इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज को रखते जाएंगे और इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आ जाओ जरा। बी नॉट की वैल्यू निकाल ली, जैसे मैंने आपको बताया था, बी नॉट की वैल्यू निकाल ली हमने 2 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। अब ये पता चला कि ई कैप क्रॉस बी कैप जो है वो किसकी डायरेक्शन होगी, मस्ट बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, सो बी कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन होगी, Z एक्सिस पर होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, Z डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, या कह सकते हैं कि K कैप में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो K की वैल्यू यहां से निकालेंगे 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8 mm दे रखी है। तो यहां से हमारे पास लेमडा K की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, पाई बाई 4 इंटू 10⁻³ पर मीटर आ गई। ठीक है, अब यहीं से हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, KC था, C इज द स्पीड ऑफ लाइट था। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब कुछ नहीं, हमने जो हमारी जनरल इक्वेशन थी उसके अंदर हमने वैल्यूज रखी है, सॉल्व किया है और आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ से देखो ई नॉट की वैल्यू 60 है, साइन K को हमने दोनों में से बाहर निकाल दिया, तो पाई बाई 4 इंटू 10⁻³ अंदर बचा क्या, x माइनस C यानी कि 3 इंटू 10⁸ इंटू T, किस डायरेक्शन में है, J डायरेक्शन में। बिल्कुल सही। ऐसे अगर इसकी बात करें तो BZ इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ जो कि B नॉट की वैल्यू आ रही थी। ठीक है, साइन फिर से K बाहर निकाला हमने, अंदर क्या है x माइनस 3 यानी कि C इंटू T, और किस डायरेक्शन में है, K डायरेक्शन में है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ से हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी यहाँ से हमारा मैच कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। In Young's double slit experiment performed using a monochromatic light of wavelength lambda, when a glass plate mu is equals to 1.5 of thickness x lambda is introduced in the path of the one of the interfering beams, the intensity at the position where the central maximum occurred previously remains unchanged. The value of x will be. क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है बेटा यहाँ पे कि जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी एक बीम पे हमने क्या कर दिया, एक इतनी थिकनेस की क्या रख दी है, एक ग्लास प्लेट रख दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। ठीक है, जब हमने ऐसा किया तो जिस पोजीशन पर पहले मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी अभी भी वहीं पर आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। एट द पोजीशन वेयर द सेंट्रल मैक्सिमम अकर्ड प्रीवियसली रिमेन्स अनचेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है, जहां पर पहले आ रही थी अभी भी वहीं पर आ रही होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कि n लैम्डा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x विल बी, हमसे वैल्यू ऑफ x पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पाथ डिफरेंस जो होता है बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू थिकनेस होता है। दिस शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जहां पर आ रही थी अभी भी वहीं पर ही मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशन बनती है। सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन को वैल्यूज रखते हैं। ये कंडीशन हमको दे रखी है कि एक बीम पे हमने x लैम्डा की क्या रख दी है, एक
ग्लास प्लेट रख दी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1.5। तो पाथ डिफरेंस हुआ हमारे पास म्यू माइनस 1 इंटू टी, दिस शुड बी इक्वल्स टू एन लेमडा, क्योंकि ये क्या है, वैसी की वैसी है, सेम ही जगह पर वहां पे हमको मिल रही है मैक्सिमम इंटेंसिटी। सॉल्व करेंगे, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 1 रखते हैं बेटा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा मैच करेगा ऑप्शन बी। Let K1 and K2 be the maximum kinetic energies of photoelectrons emitted when two monochromatic beams of wavelength lambda 1 and lambda 2 respectively are incident on a metallic surface. If lambda 1 is equals to 3 lambda 2, then काइनेटिक एनर्जीज के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जीज की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है hc बाय लैम्डा माइनस 5। ठीक है, एक की दे रखी है K1, तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा hc बाय लैम्डा 1 माइनस 5। दूसरे वाले की हो जाएगी कितनी, K2 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2, hc बाय लैम्डा 2 माइनस 5 हो जाएगा। सही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हमको K1 और K2 में रिलेशन निकालना है, तो या तो आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो या और भी सिंपल तरीका है कि मैं इस वाली इक्वेशन को यानी कि पहली वाली जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर दूं, 3 गुना कर दूं, क्योंकि हमको यहाँ पे दे रखा है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा 2। तो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मेरे पास इक्वेशन थी K1 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 माइनस 5 और K2 मेरे पास था कितना, hc बाय लैम्डा 2 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 3K1, यहाँ पे हो जाएगा 3hc और यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 3K1 इज इक्वल टू 3hc, इसको मैं लिख सकती हूँ कैसे, देखो जरा, 3hc बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 की जगह लिख सकती हूँ क्या, 3 लैम्डा 2, क्या लिख सकती हूँ, 3 लैम्डा 2 लिख सकती हूँ, माइनस 5 माइनस 2 5। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये बन जाएगा hc बाई लैम्डा 2 माइनस 5, यानी कि K2 बन जाएगा हमारे पास ये। तो क्या आया, 3K1 माइनस K2, सॉरी 3K1 इज इक्वल टू K2 माइनस 2 5 बना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो जरा सॉल्व कर लिया हमने, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन आई 3K1 इज इक्वल टू K2 माइनस 2 5 आ गई, यानी कि K1 जो होगा वो क्या होगा, K2 से हमेशा कम होगा, यानी कि 3K1 जो होगा वो K2 से हमेशा कम होगा। क्यों, क्योंकि 3K1 जो आ रहा है वो K2 में से कुछ माइनस करने के बाद आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दैट 3K1 इज लेस देन K2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया ये, दैट K1 इज लेस देन K2 बाय 3 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हमारा ये भी आंसर सही हो सकता है और ये आंसर भी हमारा सही हो सकता है, हमें वो चूज करना है जो हमें ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन में हमें ये वाला दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी, सही। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी आर गिवन बिलो। रेडियो एक्टिविटी स्टेटमेंट 1 हमें दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड इज डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। सेकेंड स्टेटमेंट है, द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली इन द रेडियोएक्टिव सैंपल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। थर्ड स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ लॉग ई, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली वर्सेस टाइम represents the reciprocal of mean lifetime tau। फोर्थ स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इज नॉट कांस्टेंट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और बोला गया है कि रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये जो 4 स्टेटमेंट है ये हमको किसके लिए दे रखे हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए दे रखे हैं। तो बताओ इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो हम एक चीज तो जानते हैं क्या, कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, या हम कह सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस होता है, जिसमें हम बता नहीं सकते कि कितने न्यूक्ली जो है वो डिके हो रहे हैं या कितना
किस हिसाब से हमारी रिएक्शन चल रही है, उसमें हम बता नहीं सकते क्योंकि वो एक रैंडम रिएक्शन होती है, रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला गया कि एंड इज डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो हो जाएगा हमारा गलत। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दे रखा है द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली इन द रेडियो एक्टिव सैंपल डिके एक्सपोनेंशियली विद टाइम। बिल्कुल, फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n इज इक्वल्स टू n नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा टी, जहां पे लेमडा क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास डिके कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो यहाँ पे ये कैसा बनेगा, एक एक्सपोनेंशियली बनेगा। कैसा ग्राफ, कैसा सैंपल बनता है, एक्सपोनेंशियली सैंपल विद टाइम आता है, ठीक है। अब यानी कि हमारा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ log e यानी कि नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्ली वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट्स द रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ टाइम। यानी कि बोल क्या रहा है ये कि इसका और इसका जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है, दिस वर्सेस दिस ग्राफ जो है उसका जो स्लोप है, यानी कि डिके कांस्टेंट, इसका ग्राफ क्या, इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, डिके कांस्टेंट है। डिके कांस्टेंट जो है वो क्या देता है, इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ मीन लाइफ टाइम का, जो कि बिल्कुल होता है। कैसे होता है, हम जानते हैं कि मीन लाइफ टाइम जो होता है बेटा, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एन अपॉन इंटीग्रेशन डी एन। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट्स लगा के, तो हमारे पास ये रिजल्ट फाइनली यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारे यहाँ पे क्या हुआ, करेक्ट हुआ। बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टेटमेंट की, तो फोर्थ स्टेटमेंट में हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ डिके कांस्टेंट लैम्डा एंड हाफ लाइफ टाइम टी हाफ इज नॉट कांस्टेंट। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे क्या दे रखा है हमको कि लैम्डा यानी कि डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम t1/2 का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बोल रखा है, वो कांस्टेंट नहीं है। याद करो आपका जो फॉर्मूला था, टी हाफ का फॉर्मूला जो था, टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि टी हाफ और लेमडा का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट नहीं है, जबकि हमें यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है कि ये कांस्टेंट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हुए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही हुए। उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, यहाँ पे देखो जरा, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बेटा क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। In the given circuit, the input voltage Vin is shown in figure. The cut-in voltage of PN diode D1 or D2 is 0.6 volt. Which of the following output voltage V0 waveform across the diode is correct? ध्यान से अगर हम डायग्राम को देखें बेटा, तो वोल्टेज जो Vin जो दे रखा है हमारे पास, वो दे रखा है हमको कितना, वो हमें बस इतना सा डायग्राम में बता रखा है कि Vin और टाइम के बीच में हमें एक साइन वेव दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है क्या कि अगर इसका कट आउट वोल्टेज जो हमको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.6 वोल्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, कट इन वोल्टेज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.6 वोल्ट हमें यहाँ पर दे रखा है। तो बताओ कि इस सर्किट के अकॉर्डिंग क्या वेव फॉर्म हमें यहाँ पर मिलेगी, आउटपुट वेव फॉर्म जो होगी वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी। तो ध्यान से अगर इसको समझे तो देखो, एक डायोड लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड बायस में, और एक लगा हुआ है हमारे पास रिवर्स बायस में। तो जैसे ही हम यहाँ से इसको एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये यहाँ से जब पहली साइकिल की बात आएगी, यानी कि यहाँ से लेके जब इस साइकिल की बात हम कर रहे हैं, तब क्या होगा, ये जो D1 है ये फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रिवर्स बायस, ठीक है। तो एक साइकिल हमारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से बनेगी। अब देखो यहाँ पर भी ये साइकिल बन रही है और यहाँ पर भी ये साइकिल बन रही है। तो बिल्कुल सी और डी हमारे करेक्ट आंसर हो सकते हैं, लेकिन ए और बी तो करेक्ट आंसर नहीं होंगे। अब आते हैं जब यहाँ पे दूसरी साइकिल की बात करें, यानी कि सेकंड साइकिल जो है, सेकंड हाफ जो है उस साइकिल की बात करें, तब क्या होता है, अभी भी हमारे पास जो कट इन वोल्टेज है वो कितना है, 0.6 वोल्ट ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये वाला रिवर्स बायस में एक्ट करने लगेगा और ये वाला एक्ट करने लगेगा एज अ फॉरवर्ड
बायस, यानी कि अब भी हमारी पूरी साइकिल बनेगी तो वो कुछ बन जाएगी बेटा इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है वो उल्टे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए एक साइकिल में एक रिवर्स बायस की तरह एक्ट करेगा, एक फॉरवर्ड बायस की तरह एक्ट करेगा और दूसरी साइकिल में वो उलट जाएंगे, पलट जाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है इन प्लस हाफ साइकिल D1 एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस और D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे पहली साइकिल बनी कुछ हमारी इस तरीके से। अब बात करते हैं V आउट सेम एज इन V इन ही है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 हो जाएगा हमारे पास रिवर्स बायस, यानी कि अब हमारी जो साइकिल बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, आंसर डी। Amplitude modulated wave is represented by VAM is equals to 10 into 1 plus 0.4 cos 2 pi into 10 to the power 4 t cos 2 pi into 10 to the power 7 t. The total bandwidth of the amplitude modulated wave is, हमसे पूछा गया कि टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर याद है तो आसानी से कर सकते हो। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला होगा इसके लिए कितना, 2 into FM। F इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैसे निकालेंगे, ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगी ओमेगा बाय 2 पाई हो जाएगी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डायग्राम यहाँ से इक्वेशन से देखेंगे तो कितनी आ रही है, 10⁻² पाई इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास कितनी, 10⁻⁴ आ गई। अब बस यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज आ गया, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज बोल सकते हैं। और इसको मैं लिख सकती हूँ 20 किलो हर्ट्ज लिख सकती हूँ। तो ऑप्शन हमारा मैच करेगा कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था इसके अंदर। तो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। A student in the laboratory measures thickness of a wire using screw gauge. The readings are 1.22 mm, 1.23 mm, 1.19 mm and 1.20 mm. The percentage error is x by 121%. ठीक है, हमसे पूछा गया है the value of x is। तो बेटा यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसने लेबोरेटरी में क्या किया है, बहुत सारी रीडिंग्स ली है। उन सब रीडिंग्स से उसने जो परसेंटेज एरर निकाला है वो आया है x by 121%। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज एरर निकालना है यानी कि डेल्टा x बाई x इंटू 100, यही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डेल्टा x निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा, फिर उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x क्या है, यानी कि एब्सोल्यूट मीन एरर यहाँ पर क्या आ रही है, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे क्या आ रही है। तो क्या करेंगे, इन सभी का सम कर देंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। अब वहां से हम देखेंगे कि कितना इसके अंदर एरर आ रहा है, हर वैल्यू में कितना कितना एरर आ रहा है, फिर उसका हम एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उससे हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू आ जाएगी, फिर वहां से हम इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। देखो सबसे पहले हमने x निकाला, तो यानी कि जो भी हमारे पास रीडिंग्स आई थी, 4 रीडिंग हमारे पास आई थी, तो इसका एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया है। सबको ऐड करके डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 1.21 mm आ गई। अब सभी वैल्यू में कितना कितना एरर आ रहा है, देखो जरा, इससे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो कितना आ रहा है, 0.01 का एरर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर 0.02 का आ रहा है, यहाँ पर भी 0.02 का आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 0.01 का आ रहा है, ठीक है। तो हमने उन सभी एरर का क्या निकाल लिया, फिर से एवरेज निकाल लिया, तो डिवाइड बाई 4 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेल्टा x का एवरेज, यानी कि 0.015। अब परसेंटेज निकालना है, तो डेल्टा x बाई x इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। हमसे पूछी गई है x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल्स x अपॉन 121 इन परसेंटेज था, यही था, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, यानी कि 150 अपॉन 121 आएगा बेटा। यानी कि x से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 150 आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 150।
a Zener of breakdown voltage Vz is equals to 8 volt and maximum Zener current IZM is equals to 10 milliampere is subjected to an input voltage Vi is equals to 10 volt with series resistance R is equals to 100 ओम। यानी कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, एक जेनर डायोड दे रखा है जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें दे रखा है कितना, 8 वोल्ट दे रखा है और उसके अंदर कितना मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है उसकी वैल्यू दे रखी है 10 मिली एम्पियर। ठीक है, साथ ही साथ हमें बोल रखा है कि इस पे हमने एक इनपुट वोल्टेज लगा रखा है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वोल्ट दे रखी है और इसके साथ सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है कितने ओम का, 100 ओम का रेजिस्टेंस हमने इसमें सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब आगे हमें क्या बोल रखा है, इन द गिवन सर्किट RL रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, आगे हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ RL इज, यानी कि इस लोड रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन मिनिमम वैल्यू का रेशियो हमें यहाँ पर बताना है। ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके मैक्सिमम और मिनिमम का जो रेशियो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो बेटा ऐसे सर्किट्स में हम जानते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है, जानते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस होता है। तो यानी कि करंट मैक्सिमम होगा तो R मिनिमम हो जाएगा और करंट मिनिमम होगा, सॉरी करंट मैक्सिमम होगा तो R मिनिमम हो जाएगा और करंट मिनिमम होगा तो R मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि अगर ये बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि I मैक्स पे हमें क्या मिलेगा, R मिनिमम मिलेगा। ठीक है, और I मिनिमम पे हमें R मैक्स मिलेगा। ये चीज तो समझ में है। अब बात करते हैं कि हमको I मैक्सिमम कब मिल रहा है लोड रेजिस्टेंस पे और मैक्सिमम कब मिल रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम कब मिल रहा है ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको दे रखा है कि सीरीज में हमारे पास ये दे रखा है और बोल रखा है कि ये जो जेनर डायोड है इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कितना दे रखा है बेटा, 8 वोल्ट दे रखा है। यानी कि जैसे ही 8 से बढ़ेगा ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये खराब हो जाएगा तो इसके अंदर हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो इस सर्किट के अंदर जितना भी मैक्सिमम करंट इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वो सारा का सारा इसके अंदर से भी फ्लो होगा। बिल्कुल सही है, जब ये वर्क ही नहीं कर रहा है, जब ये खराब हो चुका है तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जितना भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम करंट जितना भी फ्लो हो रहा है वो सब इस लोड रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा। पहली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर है। दूसरी बात, अगर ये वर्किंग है तो इसका मतलब जितना करंट यहां से आ रहा है वो करंट इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले जो करंट यहां से मिल रहा था वो क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया, यानी कि अब इसको मिनिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन समझ में कि कब मैक्सिमम मिलेगा और कब मिनिमम मिलेगा। जब ये ब्रेक हो जाएगा तब इसको मैक्सिमम करंट मिलेगा और जब ये सही रहेगा तब इसको मिनिमम करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि I मिनिमम कहाँ कितना आ रहा है और I मैक्सिमम कितना आ रहा है। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले R मैक्स के लिए तो I मिनिमम निकाल लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो हमने देखा I इज इक्वल टू V/R। हमारे पास जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके ऊपर वोल्टेज है हमारे पास कितना, 2 वोल्ट है बेटा। ठीक है, तो 2/100 कर देंगे तो कितना करंट आ जाएगा हमारे पास, 20 मिली एम्पियर। यानी कि सर्किट में हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, 20 मिली एम्पियर करंट यहाँ पे हमारे पास फ्लो हो रहा है। या कह सकते हैं I इज इक्वल टू यहाँ पे 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर कह सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम करंट जेनर डायोड में हमारे पास कितना फ्लो हो सकता है, 10 मिली एम्पियर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट इतना फ्लो हो रहा है तो R मिनिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ इतना तो लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा बेटा, लोड रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। ठीक है, कितना होगा, 8 वोल्ट। क्यों मैक्सिमम, क्योंकि I मिनिमम आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं R मैक्सिमम, तो I मिनिमम होगा हमारे पास। I मिनिमम यानी कि इसमें भी कुछ करंट जा रहा है और इसमें भी हमारे पास कुछ करंट जा रहा है, तो जितना पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा
उतना ही पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा। 10 में से 2 यहाँ, तो बचा यहाँ पे कितना 8, वैसे भी यहाँ पे हमको 8 ही दे रखा है मैक्सिमम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमने रखा यहाँ पे वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस पे कितना 8। अब यहाँ पे करंट कितना जा रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे इसको मिल सकता है 10, इससे ज्यादा ये नहीं ले सकता, तो 20 में से 10 इसके पास चला गया, तो इसके पास कितना आ गया 10 मिली एम्पियर आ गया। तो हमने लिखा 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से आर मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आर मैक्सिमम, यानी कि कितना हो गया 800 ओम हो गया। पहली कंडीशन तो ये खत्म हुई यहाँ पे कि आर मैक्सिमम हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं आर मिनिमम की, यानी कि अब मैक्सिमम करंट निकालना। मैक्सिमम करंट यानी कि अब ये तो हो चुका है खराब, ठीक है, यानी कि ये खराब हो चुका है। मैक्सिमम करंट पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो होगा, तो अब करंट कितना फ्लो होने लगेगा यहाँ पे 20 मिली एम्पियर। तो सीधे फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे, आई जेड यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 20 मिली एम्पियर, तो वी एल इज इक्वल टू आई एल मैक्स, जो कि कितना है 20 मिली एम्पियर, यानी कि 20 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से आर मिनिमम आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना 8/20 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू आर मिनिमम, ठीक है। तो ये आ गया कितना हमारे पास 400 ओम आ गया। दोनों का रेशियो निकालना है हमको यहाँ से, तो डिवाइड कर देंगे और रेशियो आ जाएगा हमारे पास कितना 2 आ जाएगा बेटा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। In a Young's double slit experiment, an angular width of the fringe is 0.35 degree on a screen placed at a 2 meter away for particular wavelength of 450 nanometer. The angular width of fringe when whole system is immersed in a medium of refractive index 7/5 is 1/alpha. The value of alpha is, यानी कि हमसे यहाँ बोला गया है कि इस पूरे सिस्टम को अगर हमने एक 7/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में क्या कर दिया है, इमर्स कर दिया है, तब उसकी जो एंगुलर विड्थ आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है 1/अल्फा आ रही है, और हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगुलर विड्थ यानी कि थीटा की अगर मैं बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू होता है λ/d, यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। और अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो थीटा डैश अपॉन थीटा इज इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा विच इज इक्वल टू 1/μ यहाँ पर होता है, ठीक है। तो सीधे ही मुझे बोला गया है कि पहले कितना थीटा था, पहले एंगुलर विड्थ थी कितनी 0.35 थी, ठीक है। अब कितनी हो गई जब इसको इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में क्या कर दिया, इमर्स कर दिया। तो यहां से रिलेशन बना मेरे पास थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अपॉन म्यू, कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से थीटा कितना दे रखा है 0.35 दे रखा है, म्यू दे रखा है 7/5। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया, वैल्यूज पुट करी हमने, आंसर आया हमारा कितना थीटा डैश का 0.25, यानी कि थीटा डैश यानी कि 1/अल्फा इज इक्वल टू आ गया 0.25। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 4। तो इसको देखेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया है 4 आ गया है। तो आंसर हमारा मैच कर जाएगा 4। In the given circuit, the magnitude of VL and VC are twice that of VR. Given that 50 Hz, the inductance of the coil is 1/k pi millihenry. The value of K is. डायग्राम हमको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है कितनी 50 हर्ट्ज दे रखी है। VR, VC और VL के बारे में हमको कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है, दैट VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 2VR है, ये बोल रखा है हमको ट्वाइस दैट ऑफ VR, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं दैट XL इज इक्वल टू XC इज इक्वल टू 2R हो जाएगा, बिल्कुल। अब बात करें हम किससे, हमसे यहाँ पूछा गया कि इंडक्टेंस की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो बताओ K की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं बोलूं XL इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्या ओमेगा L होता है, और ओमेगा को मैं लिख सकती हूँ बेटा क्या 2πf। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी इतनी 2π इंटू 50 यानी कि 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू आ चुकी है, ओमेगा की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ से L की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करते हैं, आ जाओ जरा अपने सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया, VL इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू 2VR हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से हमने रिलेशन निकाल लिया, ओमेगा L इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना यहाँ पे बेटा
10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, तो L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, यहाँ से ये आ जाएगी 100 आ रही थी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू रखी, ये हो गया, L की वैल्यू आ गई कितनी 1/10 पाई हेनरी, ठीक है। हमको मिली हेनरी में यहाँ पर दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। जब कंपेयर करेंगे इसको और जो हमारी गिवन वैल्यू है उसको, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 1/100 यानी कि 0.01। तो अप्रोक्सीमेटली हम उसको क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 0। All resistances in figure are 1 ohm each. The value of current I is A/5 ampere. The value of A is, हमसे यहाँ पे बोला गया एक सर्किट दे रखा है जो कि बड़ा ही भयानक सा दिख रहा है हमको यहाँ पे, पर ध्यान से देखें तो बहुत ही इजी सा सर्किट है बेटा। यहाँ पे हमको बोला कि जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उन सभी का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे 1 ओम दे रखा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे ये वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस सभी एक पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है एक दूसरे से, ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों जब निकाल लेंगे तो ये वाला जो हो जाएगा ये फिर पूरा एक सीरीज में हो जाएगा, और फिर ये वाला हो जाएगा पूरा एक सीरीज में, ठीक है। तो ये अब कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये वाले, सिर्फ अगर इस वाले सर्किट की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 1/2। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं नीचे वाले की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना बेटा 1/2, सही है। ऐसे ही ये वाला सर्किट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके आगे एक जुड़ा हुआ है हमारे पास कितना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है 1, तो ऐसे 2 सर्किट हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक और सर्किट, ठीक है, और यहाँ से जुड़ा हुआ है ये वाला सर्किट, ठीक। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप इसको सॉल्व करते जाओ, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा क्या, आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। हमें बोला गया है जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है यहाँ पे कितनी A/5, यानी कि ओम्स लॉ लगा लेंगे बेटा। यहाँ से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, यही होगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। V हमें यहाँ पे दे रखा है कितना 3 वोल्ट, तो क्या हम I निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो क्या है कि हम सर्किट को समझ पाए और देख पाए कि कौन से 2 रेजिस्टेंस जो हैं वो सीरीज में है और कौन से पैरेलल में। सीरीज के लिए हम डायरेक्ट ऐड करते हैं, पैरेलल के लिए हम यूज करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना 15/8। तो 15/8 जब हमारे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट 15/8, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, V इज इक्वल टू I, R से I निकाल लेंगे V/R करके, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। V की वैल्यू दे रखी है कितनी 3 वोल्ट दे रखी है, 3 रखा अपॉन 15/8, ठीक है। तो 8 चला जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8/5। ये वैल्यू हमें दे रखी कितनी A/5, हमको चाहिए A की वैल्यू, तो कंपेयर करेंगे तो A इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना 8। A capacitor C1 of capacitance 5 microfarad is charged to a potential of 30 volt using a battery. The battery is then removed and the charged capacitor is connected to an uncharged capacitor C2 of capacitance 10 microfarad as shown in the figure. When the switch is closed, charge flows between the capacitors. At equilibrium, the charge on the capacitor C2 is dash microcoulomb. क्वेश्चन में हमें बहुत ही सिंपल सी कंडीशन दे रखी है बेटा, क्या है कि 2 कैपेसिटर्स यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले जो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी वो क्या कर रखी थी कि हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी थी और इस वाले कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, कितना 30 वोल्ट हमने इसको चार्ज किया है। अब हमने बैटरी हटा दी है और इस स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया तो क्या होने लगा, इस वाले कैपेसिटर में से क्या फ्लो करने लगा, चार्ज फ्लो करने लगा, ठीक है। अब कितना चार्ज फ्लो करके इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसमें चला गया है, इक्विलिब्रियम में, वो हमें यहाँ पर
बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूंगी कि यहाँ पे Q इज इक्वल टू होता है बेटा कितना, CV होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो कि इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितना चार्ज है, उससे हमको पता चलेगा कि स्विच क्लोज करने के बाद यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हम निकालेंगे यहाँ से कैसे, C दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड इनटू वोल्टेज हमें यहाँ पे दे रखा है कितना 30 इनटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी। जब ये Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा, यहाँ पे माइक्रो कूलम में ही निकाला है तो -6 से भी मल्टीप्लाई करने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 150 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज इस वाले कैपेसिटर को मिल गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां चार्ज फ्लो होने लगेगा इक्विलिब्रियम तक, ठीक है। जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन नहीं आ जाती, तब तक कंडीशन नहीं आ जाती, तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब चार्ज फ्लो होके C2 में गया है तो उस पे हम कुछ ना कुछ वोल्टेज आया ही होगा, ठीक है। तो जैसे हमने देखा तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे उस पे कि C2 वाले पे वोल्टेज कितना है, C2 वाले पे वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास Q/C1 प्लस C2। तो यहां से हमने निकाला तो वोल्टेज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास कितना 10 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि Q था 150, C1 प्लस C2 कर दिया यानी कि 10 प्लस 5 जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है। दोनों कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। 10 वोल्ट आ गया। अब इससे हम निकाल लेंगे कि C2 में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, ठीक है, या C2 पे कितना चार्ज है। वापस से वही Q इज इक्वल टू CV लगाएंगे तो Q2 इज इक्वल टू C2V। V की वैल्यू कितनी है 10 है, C2 की वैल्यू कितनी है 10 दे रखी है। सॉल्व करा तो कितना आ गया आंसर 100 माइक्रो कूलम, क्योंकि माइक्रो कूलम में हमको यहाँ पे पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बेटा कितना 100 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। A tuning fork of frequency 340 Hz resonates in the fundamental mode with an air column of length 125 cm in a cylindrical tube closed at one end। ठीक है जी, यानी कि हमको यहाँ पे दे रखा है कि इस तरीके की हमारे पास एक ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जो कि एक एंड से कैसी है, क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, अच्छा इसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी 125 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ दे रखी है, बिल्कुल सही है 125 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ दे रखी है। और हमसे पूछा गया है कि व्हेन वाटर इज स्लोली पोर्ड इन इट द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्विंग रेजोनेंस वंस अगेन इज डैश सेंटीमीटर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि अब हम धीरे धीरे इसके अंदर क्या करते जा रहे हैं, पानी फिल करते जा रहे हैं। तो बताओ कितना पानी, कितनी हाइट तक हमें यहाँ पे पानी फिल करना पड़ेगा जिससे कि हमें दोबारा से रेजोनेंस मिल जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे भला, अगर हम यहाँ पे देखें बेटा तो फर्स्ट जो कंडीशन थी इनिशियली जब यहाँ पे पानी फिल नहीं हुआ था तब हमारे पास जो कंडीशन आ रही थी वो बन रही थी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू λ/4 आ गया, ठीक है जी। यानी कि फर्स्ट जो रेजोनेंट कंडीशन हमको मिल रही है, लेंथ जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, λ/4 पे मिल रही है। बट λ/4 पे तो मिल रही है, ठीक है, लेकिन λ की वैल्यू क्या है, हमको तो लेंथ चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है बेटा क्या f/λ, तो λ इज इक्वल टू हो जाएगा v/f, और v यहाँ पे दे रखा है कितना 340 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 340 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास λ की वैल्यू आ गई कितनी 340/340 यानी कि 1 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व कर लेंगे, पहली के लिए पहली लेंथ कितनी आ रही है, दूसरी लेंथ कितनी आ रही है और तीसरी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। तो अजम्पशन सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है कि जो फंडामेंटल मोड जो दे रखा है ना, वर्ड जो दे रखा है, इसको हमें यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है। तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने, कितनी बेटा 1 मीटर निकाली। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ मैंने कहा कहाँ पर आ रही है, λ/4 पर आ रही है जब हमने कोई पानी फिल नहीं किया है। तो λ/4 यानी कि 1/4 मीटर में है बेटा, तो 100/4 कर दूं तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है।
दूसरी कब मिलेगी? दूसरी मिलेगी जब हमने इसके अंदर सेकेंड रेजोनेंट लेंथ मिलेगी हमारे पास 3 लैम्डा बाई 4 पे, ठीक है। तो 3 लैम्डा बाई 4 यानी कि 3 इंटू 100, तो 300 बाई 4 यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तीसरी मिलेगी हमें 5 लैम्डा बाई 4 पे, तो थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ मिल रही है कहाँ पे, 125 सेंटीमीटर पे। अब चौथा निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ट्यूब की लेंथ ही हमें 125 सेंटीमीटर दे रखी है बेटा, इससे ज्यादा तो पानी हम उसके अंदर भर भी नहीं सकते, ठीक है। तो 125 हमको दे रखी है, हमसे पूछा गया दूसरी कब मिलेगी कि हम उसके अंदर कितना पानी भरे कि जिससे हमको दोबारा रेजोनेटिंग लेंथ मिल जाए। यानी कि 125 माइनस 75 में कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी कि अगर 50 सेंटीमीटर हाइट तक मैंने उसके अंदर पानी फिल कर दिया है तो मुझे दूसरी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो कितनी हुई, 125 माइनस 75 यानी कि 50 सेंटीमीटर तक भरने पर मुझे दोबारा रेजोनेटिंग लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, रेजोनेंस मिल जाएगा। तो आंसर हुआ क्या मेरा, 50। A liquid of density 750 kg per meter cube flows smoothly through a horizontal pipe that tapers in cross-sectional area from A1 is equals to 1.2 into 10 to the power minus 2 meter square to A2 is equals to A1 by 2। यानी कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बेटा वो यहाँ पे अलग अलग है, पाइप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पाइप कैसा है यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म है। यानी कि एक तरफ का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A1 है तो दूसरी तरफ का इससे दुगना है, दूसरी तरफ का इससे आधा है। यानी कि A1 हो जाएगा हमारा ये वाला और A2 हो जाएगा हमारा इधर वाला, यानी कि छोटा वाला, ठीक है। A2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, A1 बाई 2 दे रखा है, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आई कि पाइप जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द वाइड एंड द नैरो सेक्शन ऑफ द पाइप इज 4500 पास्कल, ठीक है, यानी कि 4500 पास्कल यहाँ पे दोनों एंड्स के बीच का क्या दे रखा है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज डैश इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि दूसरे साइड से कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड यहाँ पर है, ठीक है। तो वहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ध्यान रखो, ध्यान करो कि हमने ऐसी क्या चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहती है बेटा, दैट P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि इधर जितना होगा उधर ही इसके इधर की साइड भी उतना ही होना चाहिए, यही कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो डायग्राम हमारे सामने है, ध्यान से देखो, ये अगर हमारे पास A1 है और ये हमारे पास A2 है, ठीक है। A2 जो है A1 का आधा है, यानी कि जो लिक्विड है वो इधर से फ्लो हो रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो A2 आधा है, ये तो समझ में आ रहा है हमको, ठीक है। हमने लगाई यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन, तो इस साइड में बर्नौलीज इक्वेशन में लगाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो 1, रो तो यहाँ पे सेम ही होगा, सेम लिक्विड है, हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बेटा वो अलग होगी। तो इधर मैंने मान लिया कितना, V1 मान लिया, इधर मैं मान लेती हूँ कितना, V2 मान लेती हूँ, ठीक है। प्लस P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, बिल्कुल सही है, विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रो जी एच से रो जी एच कैंसिल हो जाएगा और P2 को अगर मैं इधर ले आती हूं तो P1 माइनस P2 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है। दोनों एंड्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस जो है वो हमें दे रखा है कितना, 4500 पास्कल हमें यहाँ पर दे रखा है। तो वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। अभी इधर की तरफ हमारे पास क्या आ गया, इसको इधर ले आएंगे V2 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 P V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आएगा, V1 इधर आ जाएगा तो माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी वैल्यू रखेंगे। अब हम जानते हैं क्या, A1 V1 इज इक्वल टू होता है A2 V2, जानते हैं चीज। अब A1 की जगह या A2 की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर मैं रख देती हूँ A1 V1 इज इक्वल टू A2 की जगह मैंने रख दिया A1 बाई 2 इंटू V2। A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, V2 बाई 2, यानी कि V2 इज इक्वल टू हो गया कितना, 2V1। क्या मैं इसको यहाँ रख सकती हूँ,
बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। तो अब इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, वैल्यूज रखिए 4500 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 750 जो कि हमको डेंसिटी यहाँ पर दे रखी थी, इंटू 3v1 स्क्वायर। कैसे हुआ 3v1 स्क्वायर कि ये अगर यहाँ पे कितना आ रहा है 2v1 आ रहा है, तो 2v1 का स्क्वायर करूंगी तो कितना हो जाएगा 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर यानी कि 3v1 स्क्वायर हो जाएगा। अब v1 अगर हम निकाल लें यहाँ से तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, ठीक है। तो v1 की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। अब वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, इस पर्टिकुलर एरिया में से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड निकल रहा है वही होगा। तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो a1 इंटू v1, a1 की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे रखी, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया कितना 24 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। हर सेकेंड में इतना जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है, फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। अब इसको उससे कंपेयर करेंगे तो 10⁻डैश इंटू 10⁻³ दे रखा था, यानी कि 24 जो होगा वो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। A uniform disc with mass capital M is equals to 4 kg and radius r is equals to 10 centimeter is mounted on a fixed horizontal axle as shown in a figure। ठीक है जी, एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास हमें दे रखा है, जिसका रेडियस हमें दे रखा है, जो कि एक फिक्स्ड एक्सेल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सेल के ऊपर क्या है, फिक्स किया हुआ है। अ ब्लॉक विद मास m is equals to 2 kg hangs from a massless cord that is wrapped around the rim of the disc। यानी कि एक स्मॉल मास ऑफ एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m दे रखा है, जो कि एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है इस डिस्क के ऊपर, और इस वो जो जिस कोड से बंधा हुआ है वो कोड उसके ऊपर लपेटी हुई है, ठीक है, लपेटी हुई है, ठीक है। ये बोला गया है ड्यूरिंग द फॉल ऑफ द ब्लॉक द कोड डज नॉट स्लिप एंड देयर इज नो फ्रिक्शन एट द एक्सेल। जब मैं इसको यहाँ से रिलीज करती हूँ तब क्या करता है कि ये जो है ब्लॉक नीचे की तरफ आता है और ये जो डिस्क है क्या करने लगती है बेटा, रोटेट करने लगती है, ठीक है। तो बोला गया है कि जो कोड है वो स्लिप नहीं करती है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं दे रखा है। द टेंशन इन द कोड इज डैश न्यूटन, यानी कि इस कोड के अंदर कितना टेंशन है वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जैसे ही ये इस पोजीशन पर आया तो जो हमारी डिस्क है वो रोटेट कर रही है, किसी ना किसी कारण से तो रोटेट कर ही रही होगी। किस वजह से रोटेट कर रही है, क्योंकि टेंशन फोर्स जो है वो इसको टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, ठीक है जी, और ये नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से मान लेते हैं मूव कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे की तरफ लग रहा है इसमें कितना mg, तो इक्वेशन बनी नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रही हूँ, ब्लॉक की इक्वेशन बनी हमारे पास mg माइनस t इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2g माइनस t इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2g माइनस 2a। पहली इक्वेशन तो बनी हमारी ये। अब डिस्क भी रोटेट कर रही है क्योंकि उस पे टेंशन t की वजह से क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। टॉर्क की इक्वेशन फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू होता है हमारे पास I अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यानी कि a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ से कितना r बाय a हो जाएगा, ठीक है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, तो वो कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू m r स्क्वायर बाय 2। m की वैल्यू दे रखी है 4 kg, रेडियस ऑफ द डिस्क भी हमें यहाँ पर दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हमें दे रखा है, यानी कि 0.1 हो जाएगा इन मीटर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, टॉर्क किसकी वजह से आ रहा है, तो इक्वेशन बनी बेटा टी आर इज इक्वल टू आई अल्फा से, तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। यहां से वैल्यू निकालेंगे हम और यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो आ जाओ, यहाँ पे ये इक्वेशंस बन रही है, ये निकाल ली थी हमने, टी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, आई की वैल्यू रखी है अल्फा की, अल्फा इज इक्वल टू होता है ए बाई आर, ठीक है, वैल्यू रख देंगे तो टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, टी इज इक्वल टू आ रहा है 2a, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा कितना, टी इज इक्वल टू 10 न्यूटन, यानी कि 10 इज द आंसर। कितना आ जाएगा, 10 इज द आंसर।
A car covers AB distance with first 1/3 at velocity v1 meter per second, second 1/3 at v2 meter per second and last 1/3 at v3 meter per second. If v3 is equals to 3v1, v2 is equals to 2v1 and v1 is equals to 11 meter per second हमें यहाँ पर दे रखा है, then the average velocity of the car is डैश मीटर पर सेकेंड. हमसे यहाँ पे बोला गया कि एक कार ने ए से लेके बी तक ट्रेवल किया है, ठीक है, जिसमें उसका जो जर्नी है, टोटल जर्नी जो है, जो डिस्टेंस है टोटल जर्नी की, ठीक है, उसका L बाई, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, L डिस्टेंस उसने टोटल ट्रेवल किया है, तो L बाई 3 जो है टोटल जर्नी का 1/3 जो है उसने v1 वेलोसिटी से चला है, अगला 1/3 उसने v2 वेलोसिटी से चला है और उसके बाद वाला 1/3 उसने v3 वेलोसिटी से चला है. v1, v2 और v3 हमको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ठीक है. अब बोला गया है कि हमसे एवरेज वेलोसिटी निकालो. एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है. हाँ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हमारे पास कितना, L हो गया, बिल्कुल सही है जी. अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं T1 है, यहां से लेके यहां तक T2 है और यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं T3 है. T1, T2, T3 निकाल लेते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा. उसको हम यहाँ पे रख देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3. ठीक है, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर. एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट L है, T1, T2, T3 की वैल्यू निकाली हमने, L बाई V3, L बाई V2, L बाई V1, ठीक है, और 1/3 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया. ठीक है, यहां से आ जाएगा हमारे पास की वैल्यू. तो एवरेज वेलोसिटी आ गई बेटा हमारे पास कितनी, 18 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर. 18 इज द आंसर.